हेलो एवरीवन। हमारे पास ना बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर अभी हमारा ईपीएफओ का एग्ज़ाम है एट्सेट्रा, तो मॉडर्न हिस्ट्री का करंट अफेयर्स ले लीजिए बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री एक बल्क पोर्शन है ईपीएफओ का मैक्सिमम क्वेश्चंस इफ नॉट ऑल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो कर लेते हैं अप्रैल में 2023 का सीए, ये जो हम लोग डिफरेंट बैचेस में करते हैं, सेम करंट अफेयर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम अप्रैल में आए तो ज्योतिराव फूले सर की एनिवर्सरी थी। अगेन यू डू नो कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी पर से अगर हम पढ़ें, ईपीएफओ तो एक बहाना है, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा, बट जो हमारा बेसिक मोटो है, मेन एम जो है वो है यूपीएससी। यूपीएससी कभी ना बर्थ एनिवर्सरी स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा कि कितने तारीख को था वगैरह वगैरह। अब अभी तक तो नहीं पूछा, अब नेक्स्ट ईयर पूछ दे तो भगवान मालिक है, लेकिन नहीं पूछते हैं ऐसा। तो इसमें ना एक प्रीटेक्स्ट मिल गया हमें कि अप्रैल में एनिवर्सरी थी ज्योतिबा फूले सर की, और उसी बहाने हम ज्योतिबा फूले सर के बारे में पढ़ लेंगे। और सिर्फ ज्योतिबा फूले ही नहीं, उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, दोनों की बहुत ही बचपन में, मतलब बचपन में ही शादी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, और कहा जाता है कि सावित्रीबाई फूले जो थी वन ऑफ द मोस्ट, मतलब होता है ना फर्स्ट वुमेन, और या फर्स्ट फेमिनिस्ट कह सकते हैं आप, या जो फीमेल रिफॉर्मर्स नहीं होते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थी वो। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा जाता है कि वो फर्स्ट फीमेल रिफॉर्मर थी, बट ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट फीमेल रिफॉर्मर में अगर कोई एक और बंदा आ जाए और वो एक कोई और रिफॉर्मर बता दे इससे पहले का, तो इश्यू हो जाएंगे। वन ऑफ द फर्स्ट लिखिए, आप सेफ रहेंगे। ज्योतिबा फूले सर सत्यशोधक समाज स्टैब्लिश किया 1873 में इन्होंने। तो अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आर्य समाज बना 1875 में, बेलूर मठ स्टार्ट हुआ बनना 1897 में, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। ये गुलामगिरी इनकी एक किताब है, वो काफी फेमस है। तो ना एक प्रिटेक्स्ट मिल गया हमें कि अप्रैल में इनकी एनिवर्सरी थी, पीएम सर ने ट्रिब्यूट पे किया है, तो ये न्यूज में है और ये आपको ध्यान रखना है। सावित्रीबाई फूले मैम उनकी वाइफ थी, और फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट माना जाता है सावित्रीबाई फूले मैम को। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर, ये सारी हमने बात की। अब इंपॉर्टेंट बात, सावित्री, अब देखिए हुआ क्या, ज्योतिबा फूले सर से स्टोरी स्टार्ट हुई, हम सावित्रीबाई फूले मैम पे आ गए, और इसके बहाने हम और भी जो चीजें, तार जहां जहां जोड़ेंगे, हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने महिला सेवा मंडल स्टैब्लिश किया, यहां पे हम सावित्रीबाई फूले मैम की बात कर रहे हैं। अब ना, अब जैसे ये पढ़ो, आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए, मैंने कहीं पे आपको पढ़ाया है भील सेवा मंडल, ठीक है ना। भील सेवा मंडल किसने स्टार्ट किया? इसका महिला सेवा मंडल से कोई रिलेशन नहीं है, बट हम कनेक्ट द डॉट्स कर रहे हैं, नेम सिमिलर लगते हैं। भील सेवा मंडल स्टार्ट किया था ठक्कर बप्पा सर ने, और ठक्कर बप्पा पे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि पहले वो इंसान कौन थे जिन्होंने आदिवासी टर्म यूज किया था ट्राइबल्स के लिए, तो वो थे ठक्कर बप्पा। तो ऐसे अब आपने कुछ चीजें अटैच कर ली। 1897 ब्यूबोनिक प्लेग में इन्होंने अपनी तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश की सावित्रीबाई फूले मैम ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है, और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ये डालिएगा कि ये जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है, क्या हुआ था, ये किसके कारण हुआ था? बैक्टीरिया के कारण। मैं नाम नहीं पूछ रहा, बैक्टीरिया, वायरस, या फंजाई है, या प्रोटोजोआ है, क्या है ये, तो ये आपको बताना है। अब काव्य फूले उन्होंने पब्लिश किया, ये सारी बातें ठीक हैं। अब यहाँ पे काम की बात पे आते हैं। सत्यशोधक समाज, ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि सबको इक्वल राइट्स मिले, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से कास्ट से हैं। 1873 में ये स्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया कि आप नोट करते जाओ, आर्य समाज पे क्वेश्चन आ चुका है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ। बेलूर मठ 1897, सत्यशोधक समाज 1873। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है। उन्होंने सावित्री मैम को घर पे पढ़ाया और एक कुशल टीचर बनाया, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। 1868 में कॉमन बाथिंग एरिया, अगेन ये सारी चीजें क्यों की जाती है? ताकि ये बताया जाए कि सब लोग इक्वल हैं। ये भी याद रखिएगा कि कमिश्नर वो बने पुणे म्युनिसिपैलिटी के। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वो कुछ फीचर्स दे देंगे, पहले ऐसा करता था यूपीएससी, कुछ फीचर्स वो दे देंगे, ठीक है ना, और वो पूछेंगे कि ये बंदा कौन है, मतलब ये इंसान, ये महापुरुष कौन है। तो वो आपको ना ये याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे वो लिख देंगे कि वो कमिश्नर थे पुणे म्युनिसिपैलिटी के 1883 तक, तो यहाँ पे बात हो रही है ज्योतिबा फूले सर की। थॉमस पेन की बुक है द राइट्स ऑफ मैन, उसमें वो बिलीव करते थे, और हमेशा से वो चाहते थे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ऊपर की तरफ आए। बट ऑब्वियस है ये सारी बातें। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, महात्मा का टाइटल उनको महात्मा का टाइटल उनको किसने दिया? विट्ठल राव कृष्ण जी वांदेकर। यहाँ पे बस इतना देखिए, यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हो क्या रहा है कि यूपीएससी, ये पर्सनैलिटी जो है, यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस, दूसरे सारे एग्जाम हर जगह वैलिड है। तो अगर आपको ज्योतिबा फूले सर पे कोई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, यू वुड हैव एनफ फॉर्डर टू राइट एनी काइंड ऑफ आंसर ऑन ज्योतिबा फूले सर। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन जो गुलामगिरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। क्यों? क्योंकि इस पे एनसीईआरटी में भी डिस्कशन हुआ है, और इसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो शूद्रास हैं, उनका कंपैरिजन जो ब्लैक लोग हैं,
ठीक है ना, जो स्लेवरी में से प्रताड़ित हैं उनसे कंपेयर कर दिया था उन्होंने। अमेरिका में 1861 में सिविल वॉर चल रहा था, ब्लैक लोगों की कंडीशन जो है जग जाहिर हो रही थी वर्ल्ड को, और उसी टाइम पे गुलामगिरी लिखा गया और इन्होंने कंपैरिजन कर दिया शूद्रों का ब्लैक पीपल से। कितना सही था कितना गलत था ये आप हमेशा डिबेट कर सकते हैं। अंबेडकर सर, गांधी जी बहुत ही इन्फ्लुएंस थे इनसे, ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक मैरिज, जिसमें कि जो लोग शादी करते थे वो बोलते थे कि नहीं, हम अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे, बच्ची को भी पढ़ाएंगे और इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। स्कूल खोला। अब यहाँ पे एक टर्म है शूद्रा एंड अति शूद्रा। देखिए, शूद्र में भी एक ग्रुप होता है जिनको कि अनटचेबल माना जाता है, वो होते हैं अति शूद्रास। अति शूद्रास के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो 4 वर्णों में आते ही नहीं थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तो वो शूद्र में भी नहीं आते थे, बाद में उनको डाला गया और उनको अति शूद्रा कहा गया। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कूल्स खोले थे, वो बंद हो गए शॉर्टेज ऑफ फंड्स के कारण। ये कुछ बातें हुई ज्योतिबा फूले सर के बारे में, सावित्रीबाई फूले मैम के बारे में, और आपके पास इतना फॉर्डर है, आई एम वेरी श्योर कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप फूले सर पे आता है या मैम पे आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अंबेडकर सर की बात करें, अप्रैल मंथ में इनकी भी एनिवर्सरी थी, और आपको ये पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं अंबेडकर सर। अब अंबेडकर सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारी चीजें हैं। नवायाना बुद्धिज्म, ये नवयाना बुद्धिज्म, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा। नवयाना बुद्धिज्म का क्या मतलब होता है कि ना, जब अंबेडकर सर, आपको ये पता है कि अपने जिंदगी के लास्ट के दौर पे वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे कास्ट सिस्टम से कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम कास्टलेस सोसाइटी हो, कोई ऐसा डिवीजन ना हो। गांधी जी बोलते थे नहीं होना चाहिए, इससे ना वर्क जो किसको क्या अलॉट होगा ये थोड़ा पता चलता है। तो बाद में ये फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जो बुद्धिज्म था, जैसे थेरावाड़ा बुद्धिज्म है, ठीक है ना, जो आपका हीनयाना है, या महायाना बुद्धिज्म है, दोनों में से वो किसी से खुश नहीं थे। तो इन्होंने एक अपनी मतलब एक नया फॉर्म लाया बुद्धिज्म का, नियो बुद्धिज्म बोलते हैं इसको, नवयाना बुद्धिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नवयाना बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे अंबेडकर सर थे, आप बोलोगे बिल्कुल थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने स्टैब्लिश की 1924 में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की फॉर्मेशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आपको ही पता है ड्राफ्टिंग कमेटी में इनका कितना बड़ा रोल है। प्लस अंबेडकर सर ऐसे हैं अलॉन्ग विद तेज बहादुर सप्रू जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमेशा से ये अपनी आवाज उठाते रहे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए अनटचेबल लोगों को, क्योंकि हम वैसे भी अलग है हिंदू जाति में। हमारा मतलब हिंदू जो धर्म है उसमें हमारा एक ऐसे ही हमें अलग कर दिया गया है। सो वाई शुड वी नॉट हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी जी इसके कारण फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए और फिर उसके बाद पूना पैक्ट आया। तो ये सारी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। महर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महर कम्युनिटी के बारे में आप जब भीमा कोरेगांव बैटल पढ़ोगे, ये मैंने करवाया था आई थिंक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तो भीमा कोरेगांव बैटल में भी हमने देखा था कि महर कम्युनिटी का वहां पे उल्लेख है कि उनको शुरू में मराठा शिवाजी के अंदर अच्छे से ट्रीट करते थे। बाद में उनका ट्रीटमेंट थोड़ा खराब हो गया मराठास के द्वारा, जो मतलब पेशवा बाजीराव थे उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो वो उनके अगेंस्ट हो गए और ब्रिटिशर्स के साइड हो गए वो और लड़ने लगे फिर मराठास के अगेंस्ट। तो इस तरह का कुछ भीमा कोरेगांव बैटल था। ये मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हम महर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, दलित कास्ट से। साउथ बोरो कमेटी के पास वो गए थे। और यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1919 से वो चीज मांग रहे हैं जो उनको 1930s में मिलेगा, अर्ली 1930s में, लेकिन फिर गांधी जी ये होने नहीं देंगे। साउथ बोरो कम्युनिटी, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि साउथ बोरो कम्युनिटी किससे एसोसिएटेड है, किस एक्ट से एसोसिएटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909, 1935। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा साउथ बोरो कम्युनिटी, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और जॉइंट इलेक्टोरेट्स दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब है, अगर कोई सीट्स मतलब मान लेते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है तो उसमें मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट्स में क्या होता है कि अगर कोई सीट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी रिजर्व है लेकिन हर कोई वोट कर सकता है, ठीक है ना। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये आप भूल सकते हो कि 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में वो वर्क करने के वगैरह वगैरह, ये भूल सकते हो, लेकिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये सब आपको नहीं भूलना है, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन में जो उनके आइडियाज थे दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बना। तो ये कुछ बातें हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1927 में महर सत्याग्रह, अगेन इक्वालिटी होना चाहिए। आप अभी पढ़ोगे, अभी हम जब वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइकॉम सत्याग्रह। सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है उसका, 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका वाइकॉम सत्याग्रह। वहां पे भी आप देखोगे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, आप टेंपल जाना तो छोड़ो, उसके एडजेसेंट जो रोड्स होते हैं वहां भी उनको अलाउ नहीं था एंट्री। तो ये सारी कुछ बातें हो रही हैं। 1930 में उन्होंने यही मूवमेंट लॉन्च किया कि कालाराम टेंपल, इसमें तो हम जाएंगे। हम ये
कैसे भगवान भी कैसे ऐसा कर सकते हैं कि यार कुछ लोगों को एंट्री अलाउड है, कुछ लोगों को एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये सारी बातें। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कालाराम टेम्पल कौन से स्टेट में लोकेटेड है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद तेज बहादुर सप्रू, जो कि उस टाइम के बहुत ही रेनाउंड लॉयर थे, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और जोर से बात उठाई कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कम्युनल अवार्ड्स दिया रामसे मैकडोनल्ड ने, लेकिन फिर गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए। पूना पैक्ट साइन हुआ। ये अभी मैं आई थिंक ईपीएफओ के कुछ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा था, वहां पे भी ये चीज हमने डिस्कस की थी। दैट शोज कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। महामना मदन मोहन मालवीय रिप्रेजेंटेटिव थे महात्मा गांधी के, और मदन मोहन मालवीय के बारे में भी बात की कि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर्म होने में या फॉर्म क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अलॉन्ग विद एनी बेसेंट मैम। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पूना पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट आया, ये सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया, जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट्स का रिप्रेजेंटेशंस भी बढ़ गया। ये सारी बातें हैं। अभी हमने देखा 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में कन्वर्ट हो गया वगैरह वगैरह। चेयरमैन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, इंडियन मनु या मॉडर्न मनु। तो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया कैबिनेट से, हिंदू कोड बिल में कुछ डिफरेंसेस हुए, और बाद में यहाँ पे सारी बातें इसको एक बार देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। नवयान बुद्धिज्म, अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे हिंदुइज्म से। अंबेडकर सर, आप कोई भी बुक उनकी पढ़ें, और उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, हम मतलब होता है ना, अब कुछ नहीं रखा, कन्वर्ट होना होगा। लेकिन किस में कन्वर्ट हो? बुद्धिज्म में। उनको अपील किया बुद्धिज्म, लेकिन अगेन जो वहां पे भी कुछ इश्यूज उनको दिखे, तेरावड़ा में और जो महायाना स्कूल था उसमें। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बना है, नवयान बुद्धिज्म। हमने इस पे बात की है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मत भूलिएगा, बाकी आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी किताब है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। 14 अक्टूबर को कन्वर्ट हुए, 6 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई सेम ईयर में, ठीक है ना। तो ठीक है। और ये सारे कुछ न्यूज़पेपर्स थे जिसमें कुछ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कुछ के वो फाउंडिंग फिगर्स थे, मतलब फाउंडिंग फादर्स में आते थे, ठीक है। चलिए, मूक नायक याद रखिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है, पूना पैक्ट ने क्या प्रोवाइड किया। कुछ क्वेश्चंस होंगे अभी आपके इसमें, तो ये फ्यू मिनट्स है, बट फिर भी इसमें कुछ प्रीमिक्स का एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के कैसे थ्योरी डिस्कस किया जाए। आंसर फटाफट बताइए, और बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। इसका आंसर क्या है? जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, ठीक है। और पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दे दिया था यूपीएससी ने उस साल। और ये बातें हमने आई थिंक ईपीएफओ का जो क्वेश्चंस करवाया था उसमें भी किया था कि ये खुश नहीं थे अंबेडकर सर इस पूना पैक्ट से, और ये उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उससे बाहर उभर के आता है, ठीक है। जालियांवाला बाग मैसेकर, अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, और इसको याद किया गया है, ट्रिब्यूट्स पे किए गए हैं टू द पीपल हु वर किल्ड इन द जालियांवाला बाग मैसेकर व्हिच हैपेंड इन अप्रैल 1919, अप्रैल 13, 1919। क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था कि किसी को भी बिना कुछ, दे आर लाइक कि ब्रो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ब्रिटिशर्स आर लाइक कि ब्रो तुम कुछ कर सकते हो इसलिए तुमको अरेस्ट कर लेंगे, और ऐसे ही अरेस्ट कर लिया सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में आता है। अभी भी ऐसे कुछ लॉज है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी, कितने सही है कितने गलत है, वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू अबाउट इट। और इसी के लिए ये जो दो लोग थे बहुत ही फेमस मतलब रिनाउंड लीडर्स थे, इनके प्रोटेस्ट में एजिटेशन चल रहा था जालियांवाला बाग में, और फिर आके इन्होंने एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था, वहां जाके खड़े हो गए, गोलीबारी स्टार्ट कर दी। तो ये कुछ गड़बड़ हुआ जनरल डायर ने। यहाँ पे 2 डायर है, और दोनों डायर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम बात करेंगे। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी हेडेड बाय सिडनी रॉलेट, उनके रिकमेंडेशंस पे आया था। 1919 में आया, मार्च में आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 1922 में इसको रिपील किया गया। मतलब उतने साल तक रहा, मैसेकर के बाद भी रहा। शर्म हया बेच खाई थी इन लोगों ने, क्या ही बोले, अब छोड़ो रहने तो दुख हो जाता है, ठीक है। तो जनरल डायर इन्होंने ओपन फायर किया, 1000 लोग मर गए। ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर्स जो हैं बहुत वैरी करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड दे दिया, ये हमने बात की है, नहीं की है तो अभी करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड किस लिए मिला था? अभी तो बात की ना, नहीं की है अभी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड मिला था वो मिला था गीतांजलि के लिए, वो उनकी जो किताब है। और गीतांजलि में क्या बातें हुई हैं लव सॉन्ग्स के बारे में, स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में, वो हम बात करेंगे। तो उन्होंने रिटर्न कर दिया अपना नाइटहुड। हाँ, और महात्मा गांधी को जो बोअर वॉर, जो अफ्रीका में उनका कंट्रीब्यूशन था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए केसरी हिंद मिला था, उन्होंने भी ये रिटर्न कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं। अक्टूबर 1919 में हंटर कमीशन स्टैब्लिश हुआ, और ऐसा ही एक हंटर कमीशन, मतलब ऐसा ही क्या, सेम नाम वाला हंटर कमीशन 1882 के अराउंड भी स्टैब्लिश हुआ था, जो कि एजुकेशन को डील करता था। इन्होंने बोला गलत किया डायर ने, और उनको रिजाइन करने के लिए बोला, बट वी वर नॉट हैप्पी। इतना ही बस, रिजाइन। 1000 लोग
1200 लोग, पता नहीं कितने लोग मर गए और बस रिजाइन। सो वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड देयर वर सम पीपल हु टुक एक्सट्रीम मेजर्स, कुछ लोगों ने एक्सट्रीम मेजर्स लिया और उसमें से एक थे उधम सिंह। ये इन्फॉर्मेशन हमने अभी बात किया कि रॉयलेट एक्ट को रिपील कर दिया गया 1922 में। उधम सिंह सर ने मारा किसको? माइकल ओडायर को। ध्यान ये रखिएगा कि वो जनरल डायर नहीं है जिन्होंने गोली चलाई थी, ये वो माइकल ओडायर हैं जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने अप्रूव किया था इस एक्टिविटी को जनरल डायर के। इस माइकल ओडायर को उन्होंने मारा। फिर जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट बना है 1951 में। यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल मेमोरियल एक्ट है ये किस साल बना था ओरिजिनली, ठीक है ना? 1951। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कब वो पास हुआ था? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वाइकॉम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अप्रैल 2023 का ही न्यूज़ है। 2024 जो है ये क्या हो रहा है? 100 साल हो गए वाइकॉम सत्याग्रह के। केरल और तमिलनाडु के सीएम दोनों ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया सेंटेनरी सेलिब्रेशंस को। अब अगर हम बात करें, ट्रैवनकोर एरिया में वाइकॉम लाई करता था, वाइकॉम एरिया जो है वाइकॉम। और ट्रैवनकोर क्या था कि ट्रैवनकोर एक किंगडम था जिसमें कि मेजर पोर्शंस थे केरल के और कुछ पोर्शंस थे तमिलनाडु के भी। और यहाँ पे क्या था, ये वाइकॉम सत्याग्रह क्यों था? क्योंकि जो टेम्पल्स थे, जो वाइकॉम टेम्पल था, टेम्पल तो छोड़ो, उसके आजू बाजू वाले रोड्स में भी जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको एंट्री अलाउड नहीं थी। कब तक सहेंगे लोग? और ये इसी के लिए इसका फायदा उठा के, एक और बात बता दूं, इसका फायदा उठा के कहा जाता था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज उनको कन्वर्ट करवा रहे थे। तो बहुत सारे रीजंस थे वाइकॉम सत्याग्रह के। रिजिड एंड ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम था और लोअर कास्ट के लोग सिर्फ टेम्पल ही छोड़ो, उसके जो आजू बाजू के रोड्स थे वहां भी वॉक नहीं कर सकते थे। 1923 में काकीनाडा में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगेन अगर आपको पता है काकीनाडा कहाँ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसमें उन्होंने बोला कि टेम्पल एंट्री सबका बर्थ राइट है। टी.के. माधवन, के लप्पन, अभी हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो वाइकॉम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। और आगे अभी जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको कि पेरियार भी बोलते हैं, वो भी इसमें पार्ट लेंगे। महात्मा गांधी भी आएंगे। फिर ईवी रामास्वामी नायकर और महात्मा गांधी के बीच में ये होगा, क्या बोलते हैं कि ये मूवमेंट, गांधी जी बोलेंगे कॉल ऑफ कर दो, कॉल ऑफ हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर सर, श्री नारायण गुरु सर, ये सब काफी फेमस सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ये लोग खुश नहीं थे। गांधी जी बोल रहे थे कि अचीव हुआ ऑब्जेक्टिव, रामास्वामी नायकर सर बोल रहे थे, श्री नारायण गुरु बोल रहे थे नहीं हुआ अचीव ऑब्जेक्टिव। 2-3 रोड्स खोल दिए टेम्पल्स के आजू बाजू। जो मेन एक रोड था, जैसे 3-4 तरफ से आप मान लीजिए टेम्पल को एक्सेस कर सकते हैं, तो 3 तरफ के रोड ओपन कर दिए टू ऑल। एक तरफ का रोड अभी भी शेड्यूल कास्ट के लोग, मतलब जो लोग थे डिप्रेस क्लास के, उनको वहां पे आना अलाउड नहीं था। टेम्पल एंट्री तो भूल ही जाओ, रोड के अराउंड अभी बात चल रही थी। तो इन्होंने बोला ईवी रामास्वामी नायकर सर ने कि कैसे सर, कैसे हमने ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिया, हम तो अभी भी टेम्पल के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, एक रोड अभी भी हमें नहीं मिल रहा है एक्सेस, कैसे? और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। तो ये कुछ बातें हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज वाली पॉइंट हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है। वाइकॉम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 से 20, आप देख रहे हो कितना लंबा चला है ये, 1925 तक चला। नॉन वायलेंट एजिटेशन था। इसमें क्या करते थे लोग, कांग्रेस। अब यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट है? टी.के. माधवन, के लप्पन, केशवा मेनन, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईवी स्वामी नायकर सर, पेरियार सर, उन्हीं का नाम है पेरियार सर, क्योंकि उन्होंने जो बाद में ना साउथ में 2 तरह का डिवीजन हो गया था, ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स। तो उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए बहुत चीज़ें करी हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तमिलनाडु में तो उनके लिए एक स्पेशल, उनके बर्थडे पे एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 30 मार्च को स्टार्ट हुआ। 3 लोग जाते थे लोअर कास्ट से और जाके उस रोड पे घूमते थे, फिर पुलिस रोकता था, उनको कास्ट पूछता था और उनको अरेस्ट करता था, ऐसे करके और 3-3 लोग आते थे। धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया ये पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। अब जैसे हमने बात किया यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, मार्च 30 को स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे 3 तरह के लोग थे, एक सेकंड रुकिएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के, जैसे नायर है, इजवा है, पुलाया है। अगर आप श्री नारायण गुरु सर के बारे में देखोगे, जो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम बहुत फेमस है, वो भी इजवा कम्युनिटी से थे, जो जनरली ताड़ियां बनाते हैं, लोअर कास्ट में आते हैं। ये लोग गए, ये लोग जाने लगे उस रोड पे जिसमें कि अलाउड नहीं था इनको, तो पुलिस वालों ने इनसे इनका कास्ट पूछा, इनको रोका। ये सारी चीजें हो रही हैं और धीरे धीरे ये मूवमेंट इसी तरह से फैलता चला गया। और ईवी रामास्वामी पेरियार सर जो थे फिर अप्रैल में आए, मार्च 30 को स्टार्ट हुआ, मार्च में, अप्रैल में ये आए और इन्होंने इस मूवमेंट को और फेमस कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया मई 1924 में, फिर छोड़ा गया, फिर अरेस्ट किया गया। लेकिन क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लीडर इन्वॉल्व थे इस सत्याग्रह से, ये सत्याग्रह की जो बात थी दूर दूर तक फैली। कांग्रेस लीडर सी राजगोपालाचारी सर और जो महात्मा गांधी हैं,
महात्मा गांधी सर वो भी आए और उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज होंगे, अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जो है मार्च 1925 में आए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि सब कुछ सही चल रहा है। फिर वहां पे जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे गांधी जी की बात हुई, कुछ सेटलमेंट हुआ और गांधी जी ने कहा कि कॉल ऑफ कर दो। ऑफिशियली जो है उसको विड्रॉ कर दिया गया नवंबर 30, 1925 को, बिटवीन जो कंसल्टेशन हुआ गांधी जी और WH पिट के बीच में। अब ये विड्रॉ तो हो गया, लेकिन रामास्वामी सर, सी नारायण गुरु सर बिल्कुल खुश नहीं है। सेटलमेंट क्या था कि जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उनको जो नए रोड्स बने हैं 3 तरफ के, उसका एक्सेस मिलेगा, चौथे तरफ का नहीं मिलेगा, टेंपल का भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो कहां से ये सत्याग्रह सक्सेसफुल था? गॉड नोस व्हाई दे सेटल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अदर साइड एंड टेंपल रिमेन क्लोज्ड। उसके बाद श्री नारायण गुरु खुश नहीं थे, उसके बाद आपके भी रामास्वामी सर जो हैं वो खुश नहीं थे। मैं बार बार ये चीज क्यों कह रहा हूं, इसमें हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं वाईकॉम सत्याग्रह पे, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये मिलेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसके कारण पेरियार सर गुस्सा हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया 1925 में, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 11 साल के बाद जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेम्पल्स थे उसमें एंट्री खोल दी गई, और जो मतलब ट्रैवनकोर में, और ऐसा ही फिर मद्रास में भी हुआ, और धीरे धीरे ये एज ओल्ड बैन जो है खत्म हुआ। तो ये सारी कुछ बातें हैं। अब हम आते हैं मई में कुछ न्यूज़ है। रविन्द्रनाथ टैगोर सर काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी मई में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। बर्थ एनिवर्सरी हमें एक प्रिटेक्स्ट देती है कि हम इनके बारे में जानें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इन्होंने इतने सारे पोएम्स एक्सेट्रा लिखे हैं कि रविंद्र संगीत ही इनके कंपाइलेशंस पे मतलब आ गया, रविंद्र संगीत। प्लस जैसे इंडिया और बांग्लादेश है, इनका नेशनल एंथम तो हमें पता है कि इन्होंने कंपाइल किया। कहते हैं कि जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो जिसने कंपाइल किया वो बहुत इन्फ्लुएंस था रविन्द्रनाथ टैगोर से। उसके 3 वर्जन है। जिन्होंने कंपाइल किया कहते हैं कि वो, जिन्होंने बनाया श्रीलंका का नेशनल एंथम लिखा, कहते हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंस थे। ये फर्स्ट वर्जन है। सेकंड वर्जन कहता है कि लिखा उन्होंने, लेकिन उसका जो म्यूजिक होता है वो दिया आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तीसरा वर्जन जो है श्रीलंकन नेशनल एंथम पे वो ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा का पूरा वो लिखा है। सो वॉट एवर बी द ट्रुथ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंडिया बांग्लादेश के बाहर भी रविन्द्रनाथ टैगोर सर की कितना मतलब रिस्पेक्ट था। ऑब्वियसली आप जैसे गीतांजलि की बात करते हो, कहा जाता है कि गीतांजलि फर्स्ट नॉन यूरोपियन लिटरेचर था जिसपे कि नोबेल प्राइज मिला था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर सर को। और शुरू में वो अपने ओरिजिनल नाम से भी नहीं लिखते थे, भानुशिमा नाम से वो लिखते थे पोएट्री। ये भी याद रखिएगा, भानुशिमा। बार्ड ऑफ बंगाल वाली बात हमने कर ली। कितना एफ्लुएंट उनका फैमिली था आपको पता है टैगोर फैमिली के बारे में। द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर और इतने सारे और टैगोर। बहुत लोग बहुत फर्स्ट हैं, फर्स्ट दिस नहीं होता, फर्स्ट ICS एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी ये, ठीक है। आगे चलते हैं। गीतांजलि के बारे में हमने बात की, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे ये और फर्स्ट लिरिसिस्ट थे जिसको कि नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। लेकिन ये वो फिर क्या करेंगे, रिटर्न मतलब नोबेल प्राइज रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो नाइटहुड इनको मिलेगा राधा 1915 में, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये वो रिटर्न कर देंगे फॉलोइंग जलियांवाला बाग मैसेकर। अभी हमने देखा कैसर हिंद गांधी जी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लव के बारे में बात हुई है। जैसे संगम लिटरेचर में आप अक्कम पूरम सॉन्ग देखते हैं, अक्कम लव सॉन्ग है, पूरम वॉर सॉन्ग है। तो अगर हम गीतांजलि की बात करें ना, तो गीतांजलि में इसके बारे में बात हुई है। प्लस यहाँ पे और भी बात हुई है, कॉन्ट्रडिक्शन, कि आपको क्या चाहिए, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स चाहिए या स्पिरिचुअल वेलबींग आप प्रिफर करते हो। ये सारी भी कुछ बातें गीतांजलि में की गई हैं, ठीक है। 2000 सॉन्ग्स कंपाइल कर दिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है। प्रिटेक्स्ट दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रहा है, लेकिन लोगों को दिख रहा था कि रिलीजियस लाइन पे डिवाइड किया है। तो लोगों में यूनिटी लाने के लिए उन्होंने एक सॉन्ग लिखा, बांग्लार माटी बांग्लार जोल। जोल है वो, झोल नहीं है। झोल जैसे दीवालों पे लग जाता है झोल, वो झोल नहीं है, जौल पानी। बांग्लार माटी बांग्लार जौल, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने अभी बात किया जनगण मन अमार सोनार बांग्ला, श्रीलंका का नेशनल एंथम। इस पर हमने पूरी स्टोरी अभी डिस्कस की, क्या कहानी है। और 1928 से 1940 में जब बोर होते थे रविन्द्रनाथ सर, तो उन्होंने 2000 इमेजेस बना दी, कोई टाइटल नहीं दिया। टाइटल देते तो फिर मतलब होता है ना कि हाँ ये उनके नाम पे आया था, उन्होंने बस ऐसे ही मतलब फ्री टाइम में 2000 इमेजेस बना दिया। आप सोचो, पेंटिंग कर दी उसकी, क्या ही मतलब। पॉलीमैथ थे वो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का उनको नॉलेज था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हमेशा न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स में। टेंटेटिव मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लाने की बात हो रही है, और ओपन एयर एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसमें कहा जाता था कि स्टूडेंट और टीचर जब तक खुश ना हो जाएं और जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं, पढ़ते रहें। बच्चा पढ़ता रहेगा और टीचर पढ़ाता रहेगा, ठीक है। टिल द स्टूडेंट एंड हिज टीचर बोथ आर सेटिस्फाइड। तो ये कुछ बातें हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन 1929 1937 में उन्होंने अटेंड किया। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमने डिस्कस की
टैगोर सर के बारे में। ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मदनापल्ली जो है वो क्यों न्यूज में था, और पॉज कर लीजिए और आंसर बताइएगा। इसलिए न्यूज में था क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया था, ठीक है ना। और इसका ट्यून दिया है मार्गरेट कजन ने। स्टेटहुड डे ऑफ गोवा, अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आ गए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में प्री और मेंस हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि ये पोर्टुगीज से रिलेटेड है, पोर्टुगीज डच पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बना रहा है यूपीएससी, सो यू नीड टू नो अबाउट इट। 1510 में इसको कैप्चर किया था अल्बुकर्की, ठीक है ना। और स्टेटहुड डे और लिबरेशन डे गोवा का अलग अलग है, ठीक है ना। लिबरेशन हुआ इनका 61 में, स्टेटहुड डे 1987 से एसोसिएटेड है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। 1510 में ये पोर्टुगीज कॉलोनी बना, अल्बुकर्की ने इसको एनेक्स किया, मतलब बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे। नीनोडू कुन्हा, इनको नीनोडू कुन्हा या नूनीडो किन्हा ऐसे करके भी इनको बोलते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ कीजिएगा पोर्टुगीज फ्रेंड्स। शिफ्ट कर दिया कैपिटल, जो पोर्टुगीज का कैपिटल था, कोची से गोवा, ठीक है। अभी इतना डीप पीएचडी नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट था पोर्टुगीज का, पुर्तगाल का। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला तो इंडिया ने बोला कि ब्रो पोर्टुगल अब दे दो गोवा, तो दे आर लाइक ब्रो नहीं ब्रो, ये हमारा कॉलोनी नहीं है, ये एक तरह से हमारे पोर्टुगल का एक्सटेंशन है, प्लस ये हमारे पास तब से है जब आप रिपब्लिक भी नहीं बने थे, जब आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, तो आप कैसे मांग सकते हो हमको ब्रो, नहीं मांगो। फिर इंडिया वालों ने बोला कि ऐसे मत करो ब्रो। 1960 इतना ब्रो नहीं किया होगा उन्होंने, बट होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। फिर 1961 में एक ऑपरेशन विजय हुआ, उसमें इंडियन फोर्सेस गए और उन्होंने गोवा को इंडिपेंडेंट किया। उसके बाद ना गोवा में एक रेफरेंडम टाइप से चीज हुई कि आप क्या चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के पार्ट बनना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। सो दे आर लाइक ब्रो वी आर हैप्पी, मतलब हमें महाराष्ट्र का पार्ट नहीं बनना, वी आर हैप्पी बीइंग अलोन। तो फिर क्या किया गया कि गोवा, दमन एंड दीव को एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। 1961 की बात हो रही है। और फिर 1987 में गोवा को सेपरेट किया गया, उसको सेपरेट स्टेटहुड दिया गया। 1987 में और किन स्टेट्स को स्टेटहुड दिया गया, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। तो ये कुछ स्टोरी चल रही है गोवा के बारे में। पोर्टुगीज जो थे वो छोड़ नहीं रहे थे टेरिटरीज को, फिर हमें ऑपरेशन विजय करना पड़ा। तो ये सारी बातें अभी हमने डिस्कशन किया कि पोर्टुगल का क्या जस्टिफिकेशन था, और वो कह रहे थे कि वो उनकी टेरिटरी है। ऑपरेशन विजय 1961 और गोवा इंडिपेंडेंट हो गया। उसी तरीके से ऑपरेशन कैक्टस भी किसी चीज से एसोसिएटेड है, कैक्टस अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमेशा पार्टिसिपेट करते रहिए ऐसी चीजों में, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। ओपिनियन पोल हुआ गोवा में, क्या चाहते हैं आप, महाराष्ट्र के पार्ट बनना या नहीं, उन्होंने बोला नहीं, और वो फिर एक यूनियन टेरिटरी बन गए अलॉन्ग विद दमन एंड दीव। 1987 में ये मई में हुआ, इसीलिए 30th मई जो है वो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मई के करंट अफेयर्स में आप गोवा के बारे में पढ़ रहे हैं। गोवा अलग हो गया 30th मई 1987 को, एक अलग स्टेट बन गया, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लिबरेशन डे 19 दिसंबर, स्टेटहुड डे 30th मई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पॉज कर लीजिएगा और बताइएगा आपका सही हुआ या नहीं। तो ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट 1957, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक बन गया 1955, एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ 1953, और गोवा बन गया पार्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का 1961। तो आंसर क्या होगा 3214। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये हमारा करंट अफेयर्स है। जो हम करंट अफेयर्स लेते हैं इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं एंशिएंट का अलग लूंगा, मिडिवल का अलग लूंगा, मॉडर्न का अलग लूंगा, आर्ट एंड कल्चर का अलग लूंगा। ये तो मैंने बस आपको एक मॉडर्न का पार्ट दिखाया, तो इस तरह से मैं लेता हूं। और इसमें क्या होता है कि डेली होता है करंट अफेयर्स। मान लीजिए मंडे मेरा है, ट्यूसडे पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, इस तरह से आपका करंट अफेयर्स रिवाइज होता जाता है। और करंट अफेयर्स भी एक सोर्स बन जाता है आपके स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने का। हमारा बैच 4 चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, 30,000 फी है। अगर आप शुभ कोड यूज करते हैं SHUBH सारे कैपिटल्स, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटली अप टू यू, आप ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। सो दैट्स इट सर एंड मैम। थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हमने 2 मंथ का मॉडर्न हिस्ट्री का करंट अफेयर्स कवर किया है, एंड होपफुली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय।